अब इसमें देखते हैं यूनिट 1 में क्या दे रखा है, एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस। एक्सचेंज रेट में कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेता है कि मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट। क्वेश्चन हालांकि 1 मार्क्स का ही होता है, पर बीच में से कोई चीज उठा के पूछ लेता है। तो अगर आप थोरोली नहीं पढ़ोगे ना पेज बाय पेज, क्वेश्चंस वो विद इन द लाइंस में पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम होती है कि वो कभी भी कहीं से भी इन बिटवीन द लाइंस कोई क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर सकता है। तो हम जब भी पढ़ेंगे हम बुक्स को थोरोली पढ़ेंगे। मैं आपको हर चैप्टर को थोरोली तैयार कराऊंगा, तो आपसे कोई भी चीज ऐसी मिस नहीं होगी जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछे और आपको ना पता। तो जैसे हम बात करें मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, मेजर पार्टिसिपेंट्स फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन से हैं? पहला सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, वो उस कंट्री की इकोनॉमी को तो रेगुलेट करता ही करता है, साथ में फॉरेन करेंसी के जितने भी फॉरेन करेंसी की जो मार्केट है उसको भी वो रेगुलेट करता है। सेंट्रल बैंक मेनली करता है क्या है, रिड्यूस वोलेटिलिटी ऑफ होम करेंसी। अपनी होम करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको जो भी स्टेप्स उठाने होते हैं वो सारे स्टेप्स उठाता है सेंट्रल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक एक मेजर पार्टिसिपेंट है इसका फॉरेक्स मार्केट का। दूसरा नंबर पे आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, वो ऑफर करते हैं क्या, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। कमर्शियल बैंक के थ्रू आप करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हो। तो ये भी एक मेजर डिटर्मिनेंट है किसका, फॉरेक्स मार्केट का। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसी को भी। तो फंड्स को मूविंग फंड्स, मतलब फंड्स को मूव करता है विद इन दी कंट्री। एक कंट्री के प्रोमाइस से दूसरे कंट्री के प्रोमाइस, मतलब विद इन दी कंट्री फॉरेन करेंसी की मूवमेंट को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, फॉरेन करेंसी के फंड्स को जो एग्जीक्यूट करवाता है वो कौन करवाता है, इन्वेस्टमेंट बैंक करवाता है, इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट आता है फॉरेक्स ब्रोकर्स। ये कौन होते हैं, ये ब्रोकर्स होते हैं, मिडल मैन होते हैं बेसिकली। ये मिडल मैन होते हैं, ये भी एक्सचेंज रेट और फॉरेक्स का जो बिजनेस है उसको मेजर पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। फिर ये कौन से कॉर्पोरेशन, जितने भी ट्रेड ट्रांजेक्शन होते हैं, जो मेजर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बाहर से इंपोर्ट करवाती हैं या एक्सपोर्ट करती हैं, तो उसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होता है। उन ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको बैंक की जरूरत होती है, बैंक के लिए सारे ट्रेड ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो वो भी एक पार्टिसिपेंट है किसके, फॉरेन एक्सचेंज रेट के फॉरेक्स बिजनेस के। और लास्ट नंबर पे है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल भी फॉरेक्स में स्पेक्युलेटिव बिजनेस, मतलब इंडिविजुअल क्या करते हैं, स्पेकुलेशन से प्रॉफिट बनाते हैं। प्रॉफिट बाय स्पेकुलेशन, मतलब रेट के स्पेकुलेशन का मतलब क्या हुआ, रेट में जो चेंजेस आता है उस चेंजेस से वो प्रॉफिट बनाते हैं। तो इंडिविजुअल भी इसके क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। तो ये मेजर पार्टिसिपेंट्स है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली से पूछ सकता है। और आप इसको छोटे रूप में याद करने के लिए एसएससी फुल शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, सीसीआई एफसीआई। तो आपको सभी याद रहेंगे, सीसीआई एफसीआई। सीसीआई मतलब सेंट्रल बैंक, पहले सबका पहले सी वाला वर्ड लेते हैं, सी, इसमें सी, इसमें सी है, इससे पकड़ लो सेंट्रल बैंक। फिर इसमें कमर्शियल बैंक का सी, इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बैंकर का आई ले लिया मैंने, एफ का फॉरेक्स का एफ ले लिया, और यहाँ पे कॉर्पोरेशन का सी ले लिया, और यहाँ पे इंडिविजुअल का आई ले लिया। तो शॉर्ट फॉर्म बना ली सीसीआई एफसीआई, आपको याद भी रह सके कि कौन कौन से मेजर पार्टिसिपेंट्स हो फॉरेक्स मार्केट के। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें है एक्सचेंज रेट्स डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स। कई बार इस तरह के ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि एक्सचेंज रेट के जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें 3 मेन मेजर फैक्टर्स हैं, वो हैं, पहला है फंडामेंटल रीजंस है, दूसरा है टेक्निकल रीजंस, और थर्ड है स्पेकुलेशन। तो पहला फंडामेंटल रीजंस में क्या क्या है, पहला है फंडामेंटल रीजंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या मतलब है, कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट भी करती है, इंपोर्ट भी करती है। अगर उसका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो उसके पास सरप्लस क्रिएट हो जाता है, और उसके पास इंपोर्ट अगर जाता है तो यहाँ पे डेफिसिट हो जाता है। अगर किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, सरप्लस होने से क्या फायदा होगा, सरप्लस होने से उस कंट्री की जो होम करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो डेफिसिट हुआ तो ये डेप्रिशिएट हो जाएगी उसकी होम करेंसी। दूसरा नंबर का जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या मतलब है, राइज इन इंपोर्ट्स। अगर किसी कंट्री का इंपोर्ट बढ़ने लग जाए तो उसकी जो होम करेंसी है वो वीक हो जाती है। तो फॉल इन होम करेंसी रेट्स, जो होम करेंसी के रेट्स हैं वो फॉल होने लग जाएंगे। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी से क्या मतलब है, अगर किसी कंट्री में टैक्सेस लोअर है तो इस ऐसी कंट्री में फिर जो रेट, जो ग्रोथ रेट होगा वो हमेशा हाई होगा। तो फिस्कल पॉलिसी भी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है। अगला पॉइंट है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। तो हर बैंक, हर कंट्री का अपना एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है, सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू
रेगुलेट करता है, कम या ज्यादा कर सकता है। जैसे सप्लाई कम और ज्यादा होगी तो आप एक्सचेंज रेट अपने आप अप एंड डाउन जाएंगे, तो ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी में इसका मेजर डिटरमिनेंट्स है। अगले नंबर पे है इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट्स ओवरसीज फंड। और जितने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री में ज्यादा होंगे तो ओवरसीज जो इन्वेस्टर्स हैं वो रेट ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो ओवरसीज फंड को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है पॉलिटिकल इश्यूज। अगर किसी कंट्री में स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो नेचुरली ऐसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं तो वहां पे ग्रोथ के चांसेस कम होते चले जाएंगे, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स होते हैं। तो फंडामेंटल रीजन कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरे नंबर पे है इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड पे है फिजिकल पॉलिसी, फोर्थ पे है मॉनेटरी पॉलिसी, फिफ्थ पे है इंटरेस्ट रेट और सिक्स्थ पे है पॉलिटिकल इश्यू। अब बात करें हम टेक्निकल रीजंस में। टेक्निकल रीजंस कैसे एक्सचेंज रेट को प्रभावित कर सकते हैं? ह्यूज सरप्लस जनरेटेड इफ डिप्लॉयड ओवरसीज कैन लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। अगर किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू सरप्लस जनरेट हो जाता है, ह्यूज सरप्लस जनरेट अगर उसके पास हो गया और उसको डिप्लॉय कर देता है कहां पे? ओवरसीज फंड्स में, तो ऐसी कंट्री में फिर क्या होगा? उसकी जो होम करेंसी है वो एप्रिशिएट होने लग जाएगी, उसकी होम करेंसी स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी। थर्ड नंबर पे जो है वो है स्पेकुलेटिव रीजन। वो क्या हो सकते हैं? कैन हैव मेजर इंपैक्ट्स। स्पेकुलेटर्स भी एक्सचेंज रेट को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे आपने पहले सुना वर्षद मेहता वाले केस में, वो एक स्पेकुलेटर तो था, वो कहीं से पैसा निकालता था, कहीं लगाता था, शेयर्स के प्राइसेस के अप एंड डाउन से बीच में गेन करता था। तो स्पेकुलेशन भी एक रीजन है एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने का। हालांकि अभी आरबीआई ने बहुत से फैक्टर्स लगा रखे हैं, सेबी इन्वॉल्व है बीच में और कुशन का काम करते हैं ये स्पेकुलेटर्स ही, रेट्स को अप एंड डाउन ज्यादा नहीं होने देते, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं रेट को प्रभावित करते हैं, एक्सचेंज रेट्स को। अब आगे इसमें देखते हैं एक्सचेंज रेट्स टाइप्स एंड कैलकुलेशंस। इसी यूनिट में अलग अलग टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये टॉपिक है एक्सचेंज रेट टाइप्स एंड कैलकुलेशन। अब कौन कौन से एक्सचेंज रेट्स होते हैं? यहाँ पे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपको एक रेट देगा, कौन कौन से रेट के लिए टर्म्स यूज करेगा, या तो रेडी और कैश, स्पॉट और फॉरवर्ड। ये अलग डिफरेंट टर्म्स है, इनका क्या मीनिंग होता है एक्सचेंज रेट में। अगर रेडी और कैश इसका मतलब है सेम डे। कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर ये रेट दे रखा है, ये वर्ड दे रखा है, ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रखी है, रेडी और कैश का मतलब है सेम डे का आपको रेट लेना है। अगर टीओएम यूज करें तो नेक्स्ट वर्किंग डे का रेट लेना है। टीओएम का मतलब होता है, स्पॉट का मतलब होता है सेकंड वर्किंग डे। टीओएम का मतलब क्या होता है? टुमारो, नेक्स्ट और नेक्स्ट वर्किंग डे। यहाँ पे स्पॉट का मतलब है, स्पॉट सुनने में लगता है जैसे तुरंत की बात कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में यहाँ पे सेकंड वर्किंग डे का रेट आपको लेना है। फॉरवर्ड में कोई भी डे, कोई एनी डे आफ्टर स्पॉट डेट। स्पॉट डेट के बाद कोई भी रेट, मतलब फॉरवर्ड रेट फ्यूचर रेट होता है। स्पॉट मतलब अभी का रेट है बट नेक्स्ट सेकंड वर्किंग डे का लेता है। टीओएम में टुमारो मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे, और रेडी और कैश में सेम डे का जो रेट होगा उसी के बेस पे आप सेम डे का रेट, उसी के बेस पे आप पूरा का पूरा ये कैलकुलेशंस करें। अब इसमें नेक्स्ट है फॉरवर्ड मार्जिन। जब भी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें आप हमको एक फॉरवर्ड रेट देगा, वो स्पॉट रेट भी देगा, अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड मार्जिन किसको कहते हैं। फॉरवर्ड मार्जिन का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड रेट डिसाइड कैसे होता है? आज का जो स्पॉट रेट है, आज का जो रेट, स्पॉट रेट मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे का जो रेट है, उसके अंदर अगर हम इस प्रीमियम पे हुई तो ये फॉरवर्ड मार्जिन बन जाएगा। ये रेट प्रीमियम पे भी हो सकता है, ये रेट डिस्काउंट पे भी हो सकता है। अगर स्पॉट रेट से ये रेट ज्यादा हो तो प्रीमियम पे कहलाएगा, और अगर स्पॉट रेट से ये रेट कम हो तो ये डिस्काउंट कहलाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी करेंसी का स्पॉट प्राइस, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे यूएस डॉलर को किसके साथ कंपेयर किया है? ग्रेट ब्रिटेन का जो पाउंड है उसके साथ कंपेयर किया है। मान लो एक जो यूएस डॉलर की जो कीमत है वो ग्रेट ब्रिटेन जीबीपी का कितना है? 1.2100 है, और ये वैल्यू 2 मंथ के फॉरवर्ड रेट में दे रखी है, मान लो 1.2250। अब हो क्या रहा है? यहाँ पे एक यूएस डॉलर में जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड था वो था 1.2100, और यहाँ पे एक यूएस डॉलर में ये बन गया 1.2250। अब हो क्या रहा है? यूएस डॉलर तो एप्रिशिएट हो रहा है और जीबीपी यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है। और इसको टर्मिनोलॉजी कैसे यूज करेंगे? यूएस डॉलर जो है वो है प्रीमियम पे और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो डिस्काउंट पे है, क्योंकि
पहले उसी $1 में कितने ग्रेट ब्रिटेन के पाउंड आ रहे थे, लेकिन 2 मंथ बाद इसी $1 में अब ज्यादा आएंगे। तो ये करेंसी यूएस डॉलर हो जाएगा प्रीमियम पे, ग्रेट जो जीबीपी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन का जो पाउंड है वो हो जाएगा डिस्काउंट पे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरे एग्जांपल में हम इंडियन रुपये के साथ कंपेयर करके देखते हैं। मान लो यूएस डॉलर जो है इंडियन रुपये के साथ कंपेयर करते हैं। एक यूएस डॉलर इंडियन रुपये कितने के इक्विवेलेंट है? 75 रुपीज 10 पैसा के। ये जो इधर स्लैश मार के जो इधर लिखा होता है ये होता है बाइंग रेट, और इसके उधर जो लिखा होता है ये सेलिंग रेट। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, बाइंग इसको क्या बोलते हैं, कार बोलते हैं, इसको पुट बोलते हैं। इसमें मैं आपको आगे इसी चैप्टर में आगे चीजें टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। आप जस्ट इस चीज को समझने के लिए फॉरवर्ड मार्जिन होता है क्या, आप इतना समझ लो कि अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल में समझ रहे हैं कि जो यूएस डॉलर है वो कितने इंडियन रुपए के इक्विवेलेंट है? 7.10 के। अगर यही 2 मंथ का फॉरवर्ड रेट लेके रखा हुआ है तो ये रेट है 75.50। अब इसमें हो क्या था, यहाँ भी यूएस डॉलर जो प्रीमियम पे है और इंडियन रुपये वो डिस्काउंट पे, मतलब इंडियन रुपये की वैल्यू 2 महीने बाद कम हो रही है और यूएस डॉलर की वैल्यू 2 महीने बाद बढ़ रही है। तो यूएस डॉलर हो जाएगा प्रीमियम पे और जो इंडियन रुपये वो हो जाएगा डिस्काउंट पे। इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड मार्जिन, मतलब स्पॉट रेट के अंदर या तो प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा, तो उसी को हम कहलाते हैं फॉरवर्ड मार्जिन। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा छोटा सा इस तरह का, कोई एग्जांपल देकर पूछ लेगा कि बताओ फॉरवर्ड मार्जिन है जो करेंसी है वो मार्जिन फॉरवर्ड मार्जिन प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे। थैंक यू दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम आगे इससे आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।